ओके जी, कर दिया। हाँ। अच्छा। ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। यस बच्चों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ये आपका कि जो आपका कल टेस्ट होगा उसमें आप रिडॉक्स देंगे, क्योंकि रिडॉक्स का नहीं हुआ था हम लोगों का टेस्ट। रिडॉक्स का टेस्ट नहीं हुआ था बेटा, इसलिए रिडॉक्स करेंगे उसके अंदर हम। तो आपको रिडॉक्स का टेस्ट रखना है क्लियर, क्योंकि हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हो गया था बट रिडॉक्स का नहीं हुआ, और इस वीक अपनी क्लास भी नहीं आई। तो जो हम पिछले वाला है वही करेंगे, रिडॉक्स वाला। तो रिडॉक्स अच्छे से तैयार कर लेना बेटा, रिडॉक्स दे देना, छोटा सा पार्ट है तो टाइम भी मिल जाएगा इतना आपको। आज मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। हाँ जी सर, ये तो पेन टैब तो है। हाँ, एक लगा हुआ है। सीपीयू में क्या? ठीक है। हाँ ठीक। तो बेटा आज हम एक छोटा सा चैप्टर और स्टार्ट करने जा रहे हैं, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में आपका देखो, कोई भी इंट्रोडक्शन करते हैं अपने। अगर हमारे पास कोई भी मैटर है बेटा,
तो किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट आपके पास होंगी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल स्टेट जो आपकी है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। इसमें जो गैस वाली स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं, उनके बीच स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें गैस में जो पॉइंट होता है इसके अंदर आपका कंप्रेस एबिलिटी आ जाती है। कंप्रेस एबिलिटी और फ्लो भी होती हैं, ये डिफ्यूज भी होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकती है बेटा, डिफ्यूज भी होती है, फ्लो भी होता है, और इनको आप कंप्रेस भी कर सकते हो। तो किसी भी मटेरियल को अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखते हो, कंप्रेसिबिलिटी देखते हो किसी के अंदर, तो कंप्रेसिबिलिटी देखते हो और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, तो वो स्टेट जो होती है वो हमारे पास गैसियस स्टेट होती है। रीजन यही होता है कि इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस के जो पार्टिकल होंगे उनके बीच डिस्टेंस जो है आपका वो ज्यादा होता है बेटा। तो इसी पर हमने काम करना है। तो हमारे पार्ट में हमें क्या है कि जैसे हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो चीजों को दूसरे तरीके से देखेंगे कि इस चैप्टर में टोटल हमारे पास 2 पार्ट बनेंगे बेटा। क्वेश्चनिंग के हिसाब से 2 पार्ट बनेंगे, एक किसी भी गैस का आइडियल बिहेव कब होता है और एक उसका जो रियल बिहेव है वो कब होता है। तो अगर हम बिहेवियर ऑफ गैसेस की बात करें, बिहेवियर ऑफ गैस, तो एक बिहेव होगा आइडियल, आइडियल बिहेव, और एक जो बिहेव होगा आइडियल नहीं, एक्चुअल में रियल। रियल में आइडियल नॉन आइडियल दोनों हो सकते हैं, एक तो बिहेव आइडियल और एक होता है रियल। अब रियलिटी में गैसेस दोनों बिहेव शो कर सकता है, चाहे फिर वो आइडियल हो चाहे आपकी नॉन आइडियल हो, मतलब डेविएशन हो, या रियलिटी में गैसेस आइडियलिटी नॉन आइडियलिटी दोनों बिहेव शो करती हैं। तो आइडियल गैस किसको बोलते हैं? कोई भी गैस एक आइडियल गैस इक्वेशन को जो फॉलो करती है उसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। वो एक्चुअल में कुछ रूल होते हैं बेटा, फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, एंड सभी को पता है आपको, ये हम यूज करेंगे PV इज इक्वल टू NRT। तो मोस्टली हमें जो क्वेश्चंस करना है अपना PV इज इक्वल टू NRT से सोल्व करना है बेटा। जो हमारा अगर जब तक वो हमें कुछ देता नहीं है, आइडियल वर्ड दे देता है, तो आइडियल वर्ड के अकॉर्डिंग हमें PV इज इक्वल टू NRT से, मतलब एक पार्ट हमारा क्वेश्चनिंग का ये रहेगा PV इज इक्वल टू NRT, इसके हिसाब से हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। और दूसरा पॉइंट जो बेटा है, जो रियलिटी में जो गैसें आइडियल नॉन आइडियल दोनों कर सकती हैं, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट टाइप का इक्वेशन यूज करते हैं, एक दूसरे टाइप वाला इक्वेशन यूज करते हैं, और सारा जो हमारा चैप्टर है इन दोनों इक्वेशंस पर ही चलता है। एक इक्वेशन को आप बोलते हो आइडियल गैस इक्वेशन, दूसरी जो होती है उसको बोलते हो वैन डर वाल इक्वेशन। तो आपका सारी चीजें जो चलनी है वो इन्हीं दोनों इक्वेशन के बेसिस पर चलनी है। तो दूसरा पार्ट जो हमारा रहेगा उसको बोलेंगे फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, सेकंड पार्ट हम बोलेंगे वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ गैसेस। जो वैन डर वाल गैसेस है वो आपका आइडियल और नॉन आइडियल, मतलब हर तरह का बिहेव एक्सप्लेन करेगा। वो इक्वेशन याद करनी है, डायरेक्ट भी याद आनी चाहिए, PA_n² अपॉन V² V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। तो 1 by 1 हमें इस चैप्टर में जो प्रोसीड करना है बेटा, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर प्रोसीड करना है हमें। हमारा एक पॉइंट जो होगा वो होगा आइडियल गैस इक्वेशन वाला, और एक जो होगा जो रियल बिहेवियर है, मतलब आइडियल बिहेव से डेविएशन कैसे होता है, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा होगा सेकंड वाला। तो ये सारी चीज करेंगे हम। तो क्लियर बेटा, आपको इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि 2 चीजें फिक्स रखनी है दिमाग में। अगर हम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कर रहे हैं, आइडियल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होंगे ज्यादातर, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, और दूसरे वाला जो था आपका, दूसरा वाला आ रहा था वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ गैसेस, P + AN² अपॉन V², V माइनस NB इज इक्वल टू NRT।
डीपीपी बेटा अब नेक्स्ट क्लास में करूंगा मैं आपका डिस्कस, डीपीपी डिस्कस करेंगे हम, जो रिडॉक्स की है वो डीपीपी डिस्कस होगी नेक्स्ट क्लास में होगी। तो वहां गुंजन बेटा अपने डाउट भी पूछ लेना वहां उसी में, अभी इसी पे फोकस करो। अभी ये पार्ट जो अपने कर रहे हैं तो वो मैं डीपीपी डिस्कस करूंगा, तो उसके साथ चीजें वो आपकी डिस्कस हो जाएंगी, डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर फिर भी मैं क्या है क्लास के एंड में टाइम दे दूंगा, अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो, क्योंकि कल टेस्ट होना है तो कुछ डाउट के लिए टाइम दे दूंगा क्लास के एंडिंग में, इसको पूछना हो लास्ट वाले 5-10 मिनट दे दूंगा, 15-1 मिनट, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे हम। क्लियर? तो आपका गैसियस स्टेट ऑफ मैटर जहां भी जाएगा बेटा आपको दो इक्वेशन याद रखनी है कि अगर आइडियल बिहेवियर है तो वी विल गो विद द पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और रियल बिहेवियर है देन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन के थ्रू हमें मूव करना। अब सपोज आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन, आपको इसी को फॉलो करना है। आइडियल गैस इक्वेशन जो है हमारी अजम्पशन बेस पर है, और इसमें किसी भी गैस की 4 प्रॉपर्टी होती है बेटा, इसमें 4 प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर। इसमें क्या है कि 4 में से किसी भी गैस की 4 प्रॉपर्टी को आप रिलेट करोगे तो इनका पीवी और एनटी, पीवी और एनटी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम, अमाउंट और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, कोई भी गैस अगर आइडियल बिहेव शो कर रही है तो पीवी और एनटी कांस्टेंट आएगा, इसी को हम आर या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अलग अलग के अंदर अलग अलग यूनिट में आएगी। जैसे इसकी वैल्यू 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल यूज कर सकते हो आप। आर का वैल्यू 8.314, ये जूल वाला होगा, जूल पर केल्विन पर मोल में यूज कर सकते हो, जिसमें बेटा आपको रिक्वायरमेंट हो उसमें यूज करना है। इवन कैलोरी में 1.98 होती है, लेकिन अप्रोक्स आप 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल यूज कर सकते हो। जैसा न्यूमेरिकल जहां आपको आर की वैल्यू यूज करनी है वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन आपके डेटा के बेस पर वो क्या है कि यूनिट के बेस पर अलग अलग वैल्यूज उसकी आ सकती हैं, लेकिन पीवी अपॉन एनटी का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो पीवी अपॉन एनटी कांस्टेंट है तो इन 4 प्रॉपर्टी को आप किसी में भी रिलेट कर सकते हो, तो आपके रूल बन जाएंगे बेटा। तो उनमें कोई ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है कि ये वाला रूल है ये वाला रूल है, कुछ भी नहीं है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन याद रखो, पीवी एन वी पी एन टी। सिंपली अगर आप इन 4 में से किसी भी 2 प्रॉपर्टी को आप रिलेट करते हो तो एक रूल बन जाएगा। जैसे आप मान लो प्रॉपर्टी क्या करते हो, एन और वी के अंदर रिलेशन देखना चाहते हो आप, एन और वी में, तो एन और वी ये इक्वेशन है देखो, पी वी अपॉन एन टी। तो एन और वी, एन अगर इसका इधर चला जाएगा तो वी के सामने आ जाएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ाते जाओगे तो किसी गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, बट वो कब होना चाहिए, एट कांस्टेंट प्रेशर। मेन हमें इस पर प्रॉब्लम पे बात करनी है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। कोई बहुत सारे बच्चे ये थ्योरी बहुत पढ़ते रहते हैं, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होता, कोई जरूरत ही नहीं है। पीवी इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन है, क्लियर है, वहां से सारी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर 2 में रिलेशन निकालते हो तो बाकी 2 चीजें आपको कांस्टेंट कर देनी है। इसको हम बोल देते हैं एवोगैड्रो रूल, ये आपका एवोगैड्रो लॉ हो जाता है कि किसी भी गैस की आप नंबर ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज करते जाओ, वॉल्यूम इंक्रीज करते जाओ तो उसके नंबर ऑफ मोल भी इंक्रीज होते जाएंगे। अगर एन और वी को ए से लिख रहे हो, देखो एन और वी को रिलेशन ले रहे हो तो ए से, पी और वी ले रहे हो तो बी से, पी और बी, बी मतलब बॉयल्स, बी आपका बॉयल्स रूल हो जाएगा। पी और वी का रिलेशन ये देख रहे हो, देखो पी और वी आगे सामने कांस्टेंट है तो बॉयल्स रूल में हो जाएगा पीवी आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और अमाउंट कांस्टेंट होना चाहिए, एट कांस्टेंट एन एन टी, तब आप पीवी कांस्टेंट ले सकते हो। इसी को हम बॉयल्स बोल देते हैं। अगर मैं वी और टी का रिलेशन ले लेता हूं, वी और टी रिलेशन, तो चार्ल्स हो जाएगा।
तो ये तो क्या है कि जब स्कूलिंग में 11th में नए नए आते थे तो सिखाने के लिए बोला जाता था भाई ये चार्ल्स रूल, ये बॉयल्स रूल, आपने बस रिलेशन देखना है कि इसके बीच में। तो वी और टी का रिलेशन ये देखो, वी ऊपर टी नीचे, तो वी और टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सी वाला चार्ल्स। तो ऐसा कोई भी आप रूल देख सकते हो, ये आपका चार्ल्स आ जाएगा, चार्ल्स का रूल। तो चार्ल्स के रूल के अकॉर्डिंग फिर क्या पढ़ोगे, चार्ल्स में वी और टी का रिलेशन पढ़ रहे हो आप, तो वी अपॉन टी, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, बाकी चीजें कांस्टेंट रखोगे। तो इस हिसाब से आप जो है चीजों को रिलेट कर सकते हो। तो जिसको भी रिलेट करना है आप पीवी एनआरटी के अकॉर्डिंग देख लो। अभी मैं क्वेश्चनिंग कराऊंगा तो मेन चीज आपको वो सीखनी है कि क्वेश्चनिंग हमने कैसे करना है। उसके अंदर आपने सिर्फ क्वेश्चनिंग पर ध्यान देना है कि क्वेश्चनिंग आपने कैसे करना है। बाकी रूल आपका जिसमें भी बनाओगे उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो रूल आपका उसके हिसाब से बन जाएगा। तो पीवीजी ऐसे बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो, गे लुसैक, बहुत सारे रूल आप बना सकते हो। आपको इक्वेशन पे फोकस रहना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आपको प्रॉब्लम जो है वो अपने डिस्कस करनी है। तो इसके हिसाब से देखो प्रॉब्लम बताता हूं मैं आपको, मेन बात प्रॉब्लम पर ले जाते हैं। प्रॉब्लम हमारी कैसे होगी, सपोज मैं आपको ये बोलता हूं ऑन इंक्रीजिंग 5% volume, on increasing 5% volume of fixed amount of ideal gas, fixed amount of ideal gas, on increasing 5% volume of fixed amount of ideal gas, what effect on its volume, its pressure at constant temperature। सपोज ये प्रॉब्लम दे दिया गया बेटा आपको, देखो ऑन इंक्रीजिंग आपको प्रॉब्लम दिया गया, ऑन इंक्रीजिंग 5% वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कुछ भी नहीं दिया जाता है तो हम आइडियल लेके चलते हैं। जब भी हमें ऐसा लेना होगा बेटा तो हम आइडियल लेके चलेंगे। तो सॉल्यूशन क्या निकालोगे, देखो जब इसका सॉल्यूशन दोगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, आप आइडियल इक्वेशन लो, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन लोगे तो क्या बनेगा बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जो चीजें कांस्टेंट है, हाँ डिक्रीज होगा प्रशांत, बिल्कुल ठीक है डिक्रीज होगा, ये बात ठीक है, लेकिन अभी हमें कैलकुलेट भी करना होगा। देखो तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है तो एन कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पीवी हमें कांस्टेंट रखना है। पीवी कांस्टेंट रखना है तो पी इनिशियल, वी इनिशियल, पी फाइनल, वी फाइनल लेना है आपको। पी इनिशियल, वी इनिशियल, वी फाइनल, वी फाइनल लेना है आपको। जब भी परसेंटेज का केस आए आपका, जब भी आपका परसेंटेज का केस आए तो 100 ले लिया करो पहले। सपोज वी इनिशियल ले लो आप 100, वी ले लिया 100 लीटर ले लिया, कुछ भी ले लो, और 5% इंक्रीज हो गया तो फाइनल बेटा कितना हो गया, 5 इंक्रीज हो गया तो 105 भी हो गया, 5 इंक्रीज हो गया। अब प्रेशर बिल्कुल नो डाउट डिक्रीज होगा, लेकिन चेक ये करना है डिक्रीज कितना परसेंट होगा। देखो अब सपोज इनिशियल प्रेशर भी सोच लो, सपोज पी ले लिया आपने, फाइनल हमें नहीं पता, कैलकुलेट करना है पी डैश। तो वैल्यू देखो पी इनिशियल, पी वी इनिशियल 100 वी इज इक्वल टू पी फाइनल, पी डैश सपोज निकालना है, और वी फाइनल है 105 वी। इसका मतलब वी से वी कैंसिल हो गया, तो पी डैश जो फाइनल आ गया वो कितना आ गया मेरे पास, 100 पी अपॉन 105, 100 पी अपॉन 105 इतना हो गया।
अब ये हो गया तो इसका मतलब चेंज कितना है, इसका मतलब डिक्रीज हो गया, तो P लेस देन आ रहा है P से, P डैश लेस देन P फाइनल कम हो रहा है। इतना आंसर तो क्लियर हो गया कि डिक्रीज होगा, वो वैसे भी पता लग जाता बेटा हमें, ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास, डिक्रीज हो गया। अब ये डिक्रीज हो गया तो P डैश 100 P 100 P है, तो अब कितना डिक्रीज हुआ, चेंज निकालो डेल्टा P। तो हमारे पास पहले वाला कितना था, P माइनस हो गया 100 P अपॉन 105 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 P अपॉन 105। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, तो डेल्टा P कितने में से, स्टार्टिंग में कितना था P जो भी इनिशियल है, डेल्टा P आ गया आपका 5P 105 P इनिशियल कितना लिया था आपने P, तो ये आ गया आपका 5 अपॉन इंटू 100, परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो आंसर आ गया आपका, देखो परसेंटेज जो डिक्रीज आया है वो 500 अपॉन 105 आया है। तो यहां आप 5 से निकाल सकते हो 5, ये कितना हो गया आपका 105 करोगे तो 4.78 के आसपास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 4.8 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को जैसे अभी आपने ट्राई किया, तो एग्जाम में फाइनली क्या करोगे, जब भी आपका P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो बेटा मैथमेटिकली जो चीजें होती हैं वो अलग से समझनी होती है। मैथमेटिकली जो चीजें आप समझोगे तो मैथमेटिकली चीजें अलग समझनी होती है। मैथमेटिकली का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक चीज 5% इंक्रीज हो रही है, एक चीज 5% आपका इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज 5 से कम होगा, आंसर जो देना वो 5 से कम देना, 5 मत दे देना। आप ऐसा मत सोचना कि सर 5% इंक्रीज हो गया तो बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा ये, बहुत सारे स्टूडेंट यही आंसर देंगे कि सर इंक्रीज 5% हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज भी 5% होगा। इट इज टोटली रॉन्ग। कैलकुलेशन करके आप देखोगे तो ये चीजें तब क्लियर होंगी जब आप अपने हाथ से सारी कैलकुलेशन बनाओगे। अगर कोई चीज 5% इंक्रीज हो रही है, दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो डिक्रीज है तो 5 से थोड़ा कम ही आएगा, डिक्रीज का मतलब डाउन ही जाएगा 5 से। हाँ अपोजिट होता, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को ये बोल देता कि सपोज मैं वॉल्यूम में इंक्रीज 5% कर देता बेटा, इंक्रीज हम लोग 5% कर देते, डिक्रीज 5% कर देते वॉल्यूम में सपोज। अब कहते कि बताओ प्रेशर में इंक्रीज कितना होगा, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा, इंक्रीज वाला थोड़ा जितना ले रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा जाएगा, डिक्रीज वाला जितना ले रहे हो उससे थोड़ा कम जाएगा। तो वहां पर आप डायरेक्ट सीधा ऑप्शन अगर एक ही वैसा दिखाई दे रहा है आपको, जैसे इस केस में आपको 5% वॉल्यूम का इंक्रीज दिया था और डिक्रीज में एक ही आंसर ऐसा था जो 5 से थोड़ा नीचे दे रखा था, जैसे 4.87 ऐसा कुछ, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे कि ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर? किसी को डाउट? आइडियल गैस इक्वेशन से करना है, ट्रिक से भी सोल्व करना है और कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन से भी आपने करना है कि भाई इंक्रीज डिक्रीज कितना आ रहा है। अगर इंक्रीज 5% है तो डिक्रीज होगा, लेकिन 5 से थोड़ा नीचे आंसर आपने रिपोर्ट करना है। क्लियर है बेटा? चलें आगे। सपोज आपको इसी टाइप का प्रॉब्लम ऐसे मिल गया, एज एग्जांपल मेरे पास क्या था, एक वेसल्स था 1 लीटर का और इस वेसल्स में कोई गैस भरी हुई थी, उसका प्रेशर था 1 atm, 1 atm प्रेशर था। इसको मैंने किसी एक वेसल से जोड़ रखा था नेग्लिजिबल वॉल्यूम वाला, और मैंने उसका जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा बना रखा था, वो मैंने कर रखा था सपोज 1.5 लीटर, लेकिन वो खाली था, पहले वैकेंट था, पहले यहां पर कोई गैस नहीं थी, पहले ये वैकेंट था। मैंने क्या किया कि यहां से इसको ओपन कर दिया, यहां से हमने इसको ओपन कर दिया, दोनों गैसेस को मिक्स होने दिया, दोनों गैसेस को मिक्स होने दिया। अब मुझे पता करना है इन गैसेस में प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर बेटा हम लोगों को कैलकुलेट करना है, फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, और ये सारा जो हो रहा है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है।
सपोज हमारे पास 1 लीटर पहले था, तो आपको प्रैक्टिकली बेटा कुछ चीजें सोचनी है। प्रैक्टिकली कैसे सोचनी है? प्रवीण कोल को पिछली कैलकुलेशन समझ नहीं आया। देखो, पहला आइडियल गैस इक्वेशन था बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पी और वी का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा। इसलिए पी इनिशियल वी इनिशियल का प्रोडक्ट पी फाइनल वी फाइनल के बराबर आएगा। अब आप देखो, अगर आप देखोगे पी इनिशियल सपोज आपने पी ले लिया और वी इनिशियल सपोज 100 वी ले लिया आपने, 100 ले लिया आपने, पी इतना ले लिया और ये आपका इतना ले लिया आपने। तो पी इनिशियल वी इनिशियल पी फाइनल वी फाइनल, तो पी ये पी लिया, पी फाइनल आपको नहीं पता, आपने पी डैश मान लिया। वी इनिशियल आपने 100 वी ले लिया, क्योंकि 5% इंक्रीज करना है, परसेंटेज हमेशा 100 में देखा जाता है, तो 100 के लिए इजी होगा कि 100 का 5% 5 होता है। तो आपका पहले 100 था, तो बाद में 5% इंक्रीज हो गया, तो 100 वी की जगह ये हो गया आपका 105 वी हो गया आपका, 105 वी हो गया। तो ये रख दिया मैंने 105 वी, तो पी डैश की वैल्यू निकाल दी। इससे मुझे ये पता लग गया कि फाइनल प्रेशर जो आएगा, इनिशियल पी हो तो फाइनल प्रेशर, इनिशियल पी हो तो फाइनल प्रेशर 100 पी अपॉन 105 आएगा, 100 पी अपॉन 105 आएगा। तो अब मैंने क्या कर दिया कि भाई चेंज कितना हुआ, मैंने देखा कि डेल्टा पी, पी माइनस 100 पी अपॉन ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया मैंने। तो ये पी है और ये इतना है, तो इसकी कैलकुलेशन ये आ जाएगी। अब मैं परसेंटेज निकालूंगा, ये जो चेंज आया है डेल्टा पी का, ये इनिशियल में कितना था और कितना हुआ। जैसे मान लो आपका इनिशियल में कोई चीज कुछ भी होती है 100 होती है और ये कुछ बाद में आ जाता है 7, तो मुझे परसेंटेज निकालना होता है, तो 7/100 इंटू 100 ऐसे करके निकालता हूं मैं परसेंटेज। तो वही चीज है, ये मैथमेटिक्स का फार्मूला लगा है, 9th 10th क्लास 7th क्लास की मैथ है। परसेंटेज निकालना मुझे, डिक्रीज कितना हुआ है, तो डेल्टा पी डिक्रीज हुआ है, किस में से डिक्रीज हुआ है, अपॉन पी में से इंटू 100। डेल्टा पी की वैल्यू में निकाल रखी थी, ये वैल्यू पुट कर दी 5p अपॉन 100 पी, जो इधर किया हुआ था 100, और इनिशियल प्रेशर जो था वो पी था, इंटू 100 था, तो पी से पी कैंसिल हो गया आपका, ऊपर आ गया 500, नीचे हो गया 105। 500 को 100 से डिवाइड करते तो 5 आता, लेकिन 105 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए 5 से थोड़ा कम आएगा, इसलिए 4.8% डिक्रीज आपका आएगा, कि जो इफेक्ट है प्रेशर में, प्रेशर डिक्रीज होगा लेकिन 4.8% आपका डिक्रीज होगा। तो बेटा दूसरा प्रॉब्लम मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मेरे पास पहले 1 लीटर था, फिर 1.5 लीटर लिया मैंने, और 1.5 लीटर लेकर के, और इसमें हमने कहा कि फाइनल प्रेशर निकालना। तो इसमें एक चीज तो हमें कॉन्सेप्ट ये समझना है बेटा कि पहले सिर्फ गैस एक ही एरिया में थी, इसमें थी, तो एरिया थी, तो मैं कहूंगा कि पी इनिशियल, जो मेरे पास पी इनिशियल है वो है 1 atm, पी इनिशियल 1 atm है, और वी इनिशियल है, गैस सिर्फ एक ही साइड थी 1 लीटर के अंदर, तो मैंने कह दिया ये आ गया मेरे पास 1 लीटर। अब बाद में क्या किया, जब यहां आ गए तो पी फाइनल नहीं पता हमें, पी फाइनल क्या है, सपोज पी है पी फाइनल, और वॉल्यूम जो फाइनल है, बिकॉज ऑफ गैस दोनों जगह चली गई है, तो इधर भी गैस रहेगी इधर भी गैस रहेगी बेटा, इधर 1 लीटर था इधर 1.5 लीटर था, तो टोटल वॉल्यूम अब हो गया मेरे पास 1 + 1.5 लीटर, मतलब ये आ गया मेरे पास 2.5 लीटर, वॉल्यूम मेरे पास हो गया 2.5 लीटर। मेरे पास इक्वेशन है PV = nRT, कोई भी मैं सोल्व करूंगा तो मैं तो इसी से करूंगा, PV = nRT, तो nRT कांस्टेंट आ रहे हैं, तो P इनिशियल और V इनिशियल, P फाइनल V फाइनल के बराबर आएगा, तो P इनिशियल V फाइनल के बराबर आएगा। तो P इनिशियल कितना लिया था हमने 1 atm, V इनिशियल था 1 लीटर, P फाइनल हमें निकालना है, ये आ रहा है 2.5, तो देखो P फाइनल कितना हो गया 1/2.5, इसका मतलब ये हो गया इतना, ये इतना आ गया, तो इतना आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, सपोज 10 से इंटू कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं तो इजी हो जाएगा ना, 25 4 100/10। निखिल का बिल्कुल सही आंसर है कि प्रेशर हो जाएगा 0.4 atm, 0.4 atm। साक्षी का भी सही है, निखिल का भी सही है, फरीन का भी सही है। गुंजन का क्वेश्चन ये है कि सर वॉल्यूम प्लस क्यों किया, वॉल्यूम जहां जहां गैस पहुंची है वो सारा फाइनल वॉल्यूम लेना है आपको,
फाइनल वॉल्यूम सिर्फ एक साइड नहीं रहा है, वो पूरे कमरे में मतलब एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फैल चुका है। तो हमें ये देखना है कि गैस कहाँ कहाँ गई है, वो वॉल्यूम कौन सा होगा। तो उसके लिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा बेटा, अकेला नहीं लेंगे। भी इनिशियल पहले एक जगह वॉल्यूम था, अब हमने सपोज दो रूम के बीच एक गेट बंद था, तो एक रूम में गैस थी दूसरे में सपोज नहीं थी, तो पहले सिर्फ एक ही रूम का वॉल्यूम लिया जाएगा। लेकिन आपने जब गेट ओपन कर दिया तो गैस दोनों में चलेगी, तो वॉल्यूम जो फाइनल लोगे दोनों रूम का मिला के लोगे बेटा, एक का नहीं लेना, दोनों का मिक्सअप करके लेना है। क्लियर? नॉलेज क्लाउड के लिए मैं बात दे रहा हूं कि जो 1 एटीएम प्रेशर है, एयर का प्रेशर होता है 1 एटीएम, ये जो होता है 76 सेंटीमीटर वो मरकरी के बराबर होता है। मरकरी की हाइट 76 सेंटीमीटर होती है, तो उसके बराबर होता है आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। लेकिन अगर वाटर के सेंस में लें तो हम अप्रोक्सीमेट 10.3 मीटर ऑफ वाटर के बराबर लेते हैं। तो ध्यान देना है 1 एटीएम प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। याद करने वाली चीज है, ये फिजिक्स में भी काम आती है और केमिस्ट्री में भी काम आती है। 1 एटीएम 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। लेकिन मरकरी की जगह अगर वाटर ले लिया जाए तो आपको फिर 10.3 मीटर ऑफ वाटर यूज करना है, 10.3 मीटर ऑफ वाटर यूज करना है। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, या ये बोल सकते हो 10.3 मीटर, अप्रोक्सीमेट 10 मीटर भी बोल सकते हो बेटा। 10.3 मीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 एटीएम यूज करना है। 10.3 मीटर ऑफ वाटर, वाटर की जो लेंथ है, वाटर की जो हाइट है वो 10.3 मीटर आ जाए तो आपको जो है 1 एटीएम के बराबर लेना है। तो ऐसी कई प्रॉब्लम आती हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनती है बेटा। इसमें देखो जैसे ऐसे एग्जांपल आते हैं आपके पास, तो ये थोड़ा सा अगर नॉलेज होता है तो आपका प्रॉब्लम इजीली हो जाता है। सपोज ये पॉन्ड है हमारे पास, ये हमारे पास पॉन्ड है, यहां कोई बबल था सरफेस के ऊपर, एयर बबल था, और एयर बबल का वॉल्यूम था सपोज V लीटर, ये रेडियस भी ले सकते हो, स्फेरिकल लेके कर सकते हो आप। यहां से ये वाटर भरा हुआ था, ये वाटर था पॉन्ड में, बिकॉज ये आप जो देख रहे हो ये वाटर का पॉन्ड है। तो बबल्स अगर ऊपर से नीचे यहां आया तो उसका वॉल्यूम जो है वो 1.5 लीटर रह गया, या ये 1V था वो हाफ वी रह गया, हाफ वी रह गया, हाफ वी लीटर कह दो, हाफ वी कह दो। तो हमें ये पता करना है कि यहां पर ये प्रेशर एयर का है, तो बाहर का प्रेशर जो लग रहा है वो 1 एटीएम लग रहा है। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ पॉन्ड। हमें इस पॉन्ड का हाइट निकालना है बेटा, हाइट ऑफ पॉन्ड, कि जो पॉन्ड है उसका टोटल हाइट कितना है। अगर वॉल्यूम 1 लीटर से हाफ लीटर हो गया तो देखो बेटा आप सीधा सा सिचुएशन लगा सकते हो कि जो आपकी दो सरफेस, एक तो है सरफेस, एक है आपका सरफेस और एक है आपका बॉटम। सरफेस पर हम प्रेशर ले लेते हैं P इनिशियल, वॉल्यूम ले लेते हैं V इनिशियल, और बॉटम पर हम ले लेते हैं P फाइनल V फाइनल। भाई प्रेशर और वॉल्यूम में तो चेंज आएगा, ऊपर की साइड नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ने लगेगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा तो हम वॉल्यूम उसका निकाल लेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, सिंस P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, P फाइनल V फाइनल, P इनिशियल इज इक्वल टू V इनिशियल P फाइनल V फाइनल। तो फाइनल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो P इनिशियल आपके पास था 1 एटीएम, V इनिशियल था सपोज 1V, P फाइनल आपको निकालना है,
वी फाइनल हो गया 0.5 वी से भी कैंसिल, तो पी फाइनल कितना आ गया देखो आपका, पी फाइनल आ गया 1/0.5, 1/0.5 मतलब कितना हो गया टोटल 10, तो कितना हो गया 2 ATM, कितना आ गया हमारे पास 2 ATM। अगर हमारे पास बेटा 2 ATM आ गया, क्योंकि पहले प्रेशर 1 ATM था, 1 वॉल्यूम था, प्रेशर हाफ कर दिया, वॉल्यूम डबल, 2 ATM आ गया। तो 2 ATM में से अगर आप पौंड को रियलाइज करोगे बेटा, तो पौंड में 1 ATM तो ऊपर का ही प्रेशर है, तो 1 ATM तो एयर का ही है, और इसका मतलब जो वाटर है इसका भी 1 ATM बना है, तभी तो 2 ATM बना। तो हमें क्या निकाला, सो ये फाइनल प्रेशर हो गया, सो प्रेशर ऑफ वाटर कितना ले सकते हो आप, प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर पी फाइनल, उसमें से आपका एटमोस्फेयर वाला प्रेशर निकाल दो, एटमोस्फेयर का प्रेशर निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, पी फाइनल आया था 2 ATM, और 8 पी एटमोस्फेयर का प्रेशर ऑलवेज होता है 1 ATM, इसका मतलब वाटर का प्रेशर मेरे पास आ गया, जो वाटर प्रेशर लगा रहा होगा वो तो 1 ATM आएगा बेटा। और 1 ATM को हाइट की टर्म में लिखना हो तो अभी मैंने बताया था PH2O, यहां देखो वो नॉलेज काम आ जाएगा आपको। 1 ATM अगर वाटर का है, 1 ATM वाटर है, तो 1 ATM इज इक्वल टू मैंने बताया था 10.3 मीटर, तो हाइट आ गई 10.3 मीटर। तो जब भी आपको ATM में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे आप, हाइट वाटर की निकालनी है तो 1 ATM को 10, जितना प्रेशर हो उसको 10.3, जितने भी एक्स ATM है तो 10.3 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो आप, मीटर आ जाएगा, यूनिटरी मेथड में आपका सोल्व हो जाएगा। 1 ATM इज इक्वल टू 10.3। तो ATM में तो ठीक है बेटा, क्योंकि हाइट देनी है तो मीटर में देना पड़ेगा ना बाद में, फिर आगे वहां फंसता है क्वेश्चन। ये तो यहां तक तो ठीक है, प्रेशर निकाल लिया बेटा, तो वहां आगे क्वेश्चन फंस जाता है। तो आप जब भी ATM में कन्वर्ट कर लो, आप ATM के अंदर अगर कन्वर्ट कर लेते हो तो ATM में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसको 10.3 मीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। वाटर के केस में, वाटर के केस में 10.3 मीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रेशर ऑफ H2O जो आ जाएगा 10.3 मीटर की टर्म में आ जाएगा, मतलब लेंथ की टर्म में आ जाए, तो इससे हाइट पता लग जाएगी कि इसका मतलब प्रेशर 10.3 मीटर हाइट का है, तो उसकी हाइट भी 10.3 होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है आप डिस्कस कर सकते हो बेटा, बना सकते हो। क्लियर? एक देखो आप, अगर कभी भी आपको डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रिलेशन देखना है तो VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273 इंटू टी डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। VT इज इक्वल टू V0 अगर टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो VT का मतलब हो जाएगा बेटा सिंपली, VT का मतलब होगा वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, V नोट का मतलब वॉल्यूम एट जो भी इनिशियल है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कह दो, और T डिग्री सेल्सियस जो होगा टेम्परेचर इन केल्विन होगा। बट आपके लिए हमेशा क्या है, एडवाइजेबल क्या है बेटा, कि एडवाइजेबल है आप ये तो जब पूछा जाए तभी देना, अदरवाइज आप तो VT वाला यूज करना, केल्विन वाली टेम्परेचर वाला, तो वो सिंपल होता है, उसमें सीधा हो जाता है। PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो जब भी आपको इवन चाहे डिग्री सेल्सियस में दिया गया हो, चाहे आपको डिग्री सेल्सियस में दिए गए हो, पहले आप केल्विन में कन्वर्ट कर दिया करो और ये फार्मूला लगा दिया करो, ये कैलकुलेशन ईजी होती है। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये आपका कैलकुलेशन ईजी होता है। इसलिए आप हमेशा, चाहे आपका डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिया गया हो, बट आप सोल्व जो किया करो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 वाले फार्मूले से किया करो। टेम्परेचर यहाँ बड़ा T का मतलब मैंने क्या लिखा है बेटा, बड़े T का मतलब है जो आपको टेम्परेचर रखना है कैपिटल T इन केल्विन रखना, टेम्परेचर इन केल्विन।
इस तरह का प्रॉब्लम कैसे आता है? सपोज हम क्या करते हैं, किसी गैस को एक्सपेंड करते हैं और वो गैस है आइडियल गैस, हीटेड की जाती है। तो इस प्रॉब्लम को समझने के पहले कि हीटिंग इफेक्ट देखो आप, हीटिंग ऑफ गैस इन सपोज ओपन वेसल्स में हम कर रहे हैं, ये वाला प्रॉब्लम काफी बार डिस्कस होता है। हीटिंग ऑफ गैस इन ओपन वेसल्स, एक ओपन वेसल्स लो आप और एक ओपन वेसल्स में किसी गैस को आप हीट करो तो क्या कंडीशंस बनती हैं? देखो सपोज एक्सप्लेनेशन देते हैं। सपोज ये मेरे पास एक वेसल्स था, ओपन था, और यहां गैस भरी हुई थी। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उतना ही हो सकता है जितना उसके कंटेनर का वॉल्यूम हो। तो यहां पर कंटेनर का वॉल्यूम में गैस इतनी भरी हुई है, ये इसका भी इनिशियल हो गया। इसको मैंने हीट किया, सपोज T1 टेम्परेचर से मैं इसको T2 टेम्परेचर पर ले गया। अब बेटा जब आप T2 टेम्परेचर पर ले जाओगे इसको, जब आप T2 टेम्परेचर पर ले जाओगे तो क्लियर है कि गैस जो है वॉल्यूम है तो एक्सपेंड होगा वो, तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाहर सेम ही लग रहा है, इधर भी 1 atm इधर भी 1 atm। तो जैसे ही T1 टेम्परेचर से T2 करोगे, मतलब आप हीटिंग करोगे, तो गैस क्या होगी, कुछ एक्सपेंड होकर के इधर बाहर निकल जाएगी, बाकी जितनी है वो सारा वापस कंटेनर के वॉल्यूम जितना फैल जाएगी। इधर का हमें कोई आइडिया नहीं है टेम्परेचर क्या है, कितना वॉल्यूम गया है, कितना बाहर गया है, ये स्केप होगी वॉल्यूम। लेकिन ये क्लियर है कि यहाँ अभी भी वॉल्यूम जो गैसेज है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर इतना तो यहाँ रहेगा ही, कुछ बाहर चला जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको सोल्व करने हो तो आप जो फार्मूला लगाओगे वो आप हिंट यूज करना, वो करना अमाउंट कंजर्वेशन वाला, मोल कंजर्वेशन जो होते हैं, अमाउंट कंजर्वेशन, ये आपको मोल कंजर्वेशन रहने। जैसे आप क्या करोगे, ये तो क्लियर है ना कि अमाउंट जितना यहां होगा ये टोटल मिला के भी उतना होगा, इधर वाला अमाउंट और इधर वाला अमाउंट। तो मैं क्या ले लेता हूं, पहले वाला इनिशियल अमाउंट, दूसरे वाला इनिशियल अमाउंट के साथ साथ दूसरे वाला अमाउंट जो भी आपका यहां वाला एन अमाउंट, प्लस जो बाहर निकला है स्केप हुआ है उसको मैं कह देता हूं एन डैश। स्केप्ड, स्केप्ड मतलब बेटा जो बाहर निकल गया है, स्केप्ड। तो एन इनिशियल, ऐसे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। अभी 2016 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। जब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल इंक्रीज आ जाता है तो कई बार प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपने कि यह वॉल्यूम से सोल्व नहीं करना आपने, यहां आप सोल्व करना अमाउंट से। कि आपको पता है कि एन इनिशियल जो होगा वो एन इन वेसल्स, जो बाद में भी है एन वेसल्स, और जो एन स्केप बाहर निकल गया वो होगा। और एन इज इक्वल टू जो होता है, इक्वेशन हमारी क्या होती है ऑलवेज, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीवी अपॉन आरटी, पीवी अपॉन आरटी। दूसरे में भी क्या होगी, प्रेशर तो अब भी वही लग रहा है पी, और वॉल्यूम ये भी वी था, यहां भी कंटेनर का वॉल्यूम तो वी है आर, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो गया, यहां आर T1 था, यहां टेम्परेचर आर T2 था। ये हमारा एन स्केप हो गया, ये हमारा एन स्केप हो गया। तो एन स्केप जो होगा उसका अब जैसा हमें टेम्परेचर गिवन होगा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो एन अगर आपने निकालना है तो एन इज इक्वल टू कितना होगा, बाहर वाला वॉल्यूम तो हमें नहीं पता कितना है, तो एन स्केप रख लो एक बार। तो एन स्केप्ड कितना हो गया, एन स्केप्ड हो गया आपका, इन दोनों को सोल्व कर लो, पीवी आर T1 माइनस पीवी अपॉन आर T2। इतना स्केप हो गया, इतना वॉल्यूम बाहर चला गया। इतना बाहर चला गया है तो परसेंटेज कितना स्केप हुआ, परसेंटेज स्केप। तो उसमें हम कहेंगे कि एन स्केप कितने में से, जो आपका स्टार्टिंग वाला इनिशियल था एन आई इंटू 100। तो एन स्केप्ड कितना हुआ ये अभी निकाला है देखो आपने, पीवी
आर टी वन माइनस पी वी अपॉन आर टी टू इंटू 100, और एन इनिशियल यही तो है, पी वी अपॉन आर टी वन, पी वी अपॉन आर टी वन। तो यहां जो आपका कैंसिल आउट हो सकता है वो आप कैंसिल आउट कर लो। तो कैंसिल आउट करने में आप क्या ले सकते हो, देखो एक तो पीवी कॉमन ले लो ऊपर से, पीवी आपका कॉमन हो जाएगा और नीचे भी पीवी है, तो ये पीवी कॉमन होकर इस पीवी से कैंसिल हो गया, आर कॉमन होकर के आर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, अगर आप निकालेंगे तो अभी मैं शॉर्टकट में बता दूंगा, पहले हम इसको सारा सोल्व कर रहे हैं हम। तो ये T1 आ गया, तो अंदर क्या आ गया, T1 अपॉन T1 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100, तो 1 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100। तो अब आप ये याद रखना, जब भी आपको परसेंटेज स्केप निकालना हो, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है और गलतियां भी करते हैं बच्चे, तो डेरिवेशन एक बार सीख लिया, बस यहां करके डिराइव करना सीख लिया, अब जरूरत पड़े वहां पर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो एन का वाला फार्मूला लगा करके आप ड्राइव भी कर लेना। अगर अदरवाइज जब भी आपको स्केप निकालना हो कि हीट करके किसी गैस को आपने हीट किया और हीट ओपन वेसल्स में किया, मतलब ऊपर वाला ढक्कन खुला हुआ था जिससे ऊपर गैस बाहर चली गई, तो वहां पर फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, 1 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100। लास्ट में तो एक छोटा सा फार्मूला बन जाएगा बेटा, लास्ट में तो छोटा सा फार्मूला बन जाएगा, आर कैंसिल हो जाएंगे, पीवी कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट याद रखना है 1 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100। कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना है हीटिंग का, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100। डेरिवेशन एक बार करके देख लिया, डेरिवेशन की भी रिक्वायरमेंट आती है, कई बार क्वेश्चन ऐसे फंसा देता है एग्जामिनर, बना के डायग्राम बना के देता है, कहता है यहाँ पर पिछले अभी आया है क्वेश्चन आया था अभी 1-2 साल पहले आया, उसने इसको P1 P2 टर्म में डेरिवेशन ही पूछ लिया। तो डेरिवेशन जब निकालना हो तो डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं हम, जैसे ऊपर वाला किया है। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, हमेशा जितना अमाउंट होगा वो अमाउंट, और जितना वेसल्स के अंदर रहेगा अमाउंट और जितना बाहर जाएगा उनके सम के बराबर होगा, क्योंकि अमाउंट तो चेंज नहीं हो सकता ना। और अमाउंट एन की जगह पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले फार्मूले रख देंगे। प्रेशर तो सब जगह कॉमन ही है, आर भी सब जगह कॉमन है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर, और वेसल्स जो है वेसल्स भी उसी वॉल्यूम का है, वेसल्स का वॉल्यूम तो नहीं बदल सकता। तो V पहले V आएगा, बाद वाले में V आएगा, लेकिन जो बाहर गया है उसके बारे में हमें नहीं आइडिया कि बाहर जो स्केप हुआ वॉल्यूम कितना, तो हम क्या कर लेंगे, एन स्केप ही निकाल लेंगे सीधा। तो एन स्केप निकाल लेंगे तो पीवी अपॉन आर टी वन माइनस पीवी अपॉन आर टी टू, और परसेंटेज ऑफ स्केप निकालेंगे तो स्केप हुआ कितने में से हुआ, एन स्केप डिवाइडेड बाई एन इनिशियल इंटू 100। एन स्केप निकाल चुके ऊपर डेरिवेशन में, एन इनिशियल का फार्मूला हमें पता है, पीवी अपॉन आर टी वन है, उसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट लास्ट में तो बेटा बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा, 1 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100, 1 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100, इससे हम सोल्व कर लेंगे। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को? वेसल्स का वॉल्यूम उतना ही होता है बेटा जितना गैस का वॉल्यूम होता है। कोई भी गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, गैस को जितनी जगह मिलती है उस सारे में फैल जाएगा। सपोज आपका डीओ लिया आपने, एक डीओ की छोटी सी बोतल है, तो जब बोतल के अंदर गैस है तो जो डीओ का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है, लेकिन आपने उस डीओ को बाहर कर दिया तो जितना बड़ा रूम है वो पूरे रूम में फैल जाएगा, कोने कोने में पहुंच जाएगी गैस। तो अब आप जो वॉल्यूम लोगे वो आप उस रूम का लोगे, तो गैस का खुद का वॉल्यूम नहीं होता। हमेशा ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि गैस का खुद का वॉल्यूम नहीं होता, जहां होती है उस जगह का वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, कभी भी आपको देखना हो, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर in which gas is present. क्लियर? अब सपोज बेटा मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, आप उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे।
suppose an ideal gas is heated from 27 degree Celsius to 127 degree Celsius in an open vessel. Calculate the percentage of escaped gas. ये प्रॉब्लम दे दिया बेटा. An ideal gas is heated from 27 degree Celsius to 127 degree Celsius in an open vessel. Calculate the percentage of escaped gas. हमें जो है परसेंटेज निकालना बेटा इसका. कैलकुलेट करो जरा, देखो और सोचो क्या फार्मूला लगाओगे, जैसे जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूं. जैसे जैसे आपको बताता जा रहा हूं वैसे वैसे आपको करते जाना है. दीपांशु का आंसर आया 25%. देखते हैं बेटा दीपांशु, अभी कैलकुलेट करते हैं. और देखो स्टूडेंट तुम्हारा कितना आ रहा है. बाकी किसी का 20, तान्या का भी 25% आ रहा है. एनीवे अब तो कोई ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं बेटा, आंसर बहुत सारे आ जाने चाहिए थे मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कहीं भी हीटिंग इफेक्ट आ जाए और ओपन वेसल्स में आ जाए, कहीं भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए, हीटिंग आ जाए ओपन वेसल्स में, तो परसेंटेज एस्केप डायरेक्ट निकालोगे आप. परसेंटेज एस्केप फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस T1/T2 इंटू 100. और हमेशा टेम्परेचर जो रखना है वो केल्विन में रखना है. तो एक आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस है T1 बना दोगे 27 + 2 73, तो 300 केल्विन हो जाएगा ये. तो T2 दूसरे वाला टेम्परेचर है 127, T2 कितना आ जाएगा आपके पास 127 + 273, तो 400 केल्विन आ जाएगा बेटा. तो यहाँ पर आप 400 केल्विन ले जाओगे तो फार्मूला सीधा सा हो गया ना, 1 माइनस T1 आ जाएगा 300/400 इंटू 100. सोल्व कर लोगे तो 4 में 3 चला गया 100. बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर. जिन्होंने आंसर दिया है उनको बात समझ आ गई, उन्होंने फटाफट इमीडिएट क्वेश्चन सोल्व कर दिया. कि अगर हीटिंग इफेक्ट करना है, अगर हीटिंग इफेक्ट हमको करना है तो हीटिंग इफेक्ट में हम सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, 1 माइनस T1/T2 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. 1 माइनस T1/T2, 300 से 400 किया है. टेम्परेचर हमेशा मैंने बोला है कि आपको अगर डिग्री सेल्सियस भी दिया हो देन आप केल्विन में कन्वर्ट करके यूज किया करो. देखो सपोज मैंने आपको बोल दिया चेंज इन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सपोज डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, 1 डिग्री सेल्सियस से आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर ले गया. तो बेटा कैसे करोगे इसको अब आप, अब देखो चेंज इन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बनाना है आपको. चेंज इन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस. तो अब इसमें क्या करना है आपको, PV = NRT. सॉल्यूशन तो हमेशा वहीं से उठाना है, PV = NRT.
रिलेशन जो देखना है V और T में देखना है, तो फार्मूला आप सिंपल बना लो कि V1 अपॉन T1 या V इनिशियल अपॉन T इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल अपॉन T फाइनल हो जाएगा। वॉल्यूम आपका पहले वाला सपोज V ले लेना आप, टेम्परेचर पहले वाला, यही चीज जो अभी मैंने बोली थी कि टेम्परेचर आपको यूज करना है तो आप हमेशा जो है केल्विन वाला यूज करो। 25 डिग्री सेल्सियस है तो 225 273 में ऐड करो बेटा 298, फिर V2 निकालो। T2 टेम्परेचर है तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया आपने तो 25 की बजाय 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो 26 को 273 ऐड करोगे 299 हो जाएगा। तो V2 कितना आएगा V2 आपका 299 अपॉन 298 V आ जाएगा, ये V2 आ जाएगा। अब अगेन मैथमेटिकल चीजों को समझना है। अगर वो कह रहा है टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, बढ़ के इतना हो गया तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना। परसेंटेज कैसे निकालोगे? चेंज इन वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम से इंटू 100 कर देना। तो देखो V2 आ गया और V1 कर लेना यहाँ पर, V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100, V2 अपॉन V1 100। तो V2 का वैल्यू है हमारे पास, V2 अपॉन V1 माइनस 1 भी कर सकते हो आप, तो इसको आप शॉर्ट आउट कर देंगे तो V2 की वैल्यू पुट कर देना, V1 की वैल्यू हम V लेके चल रहे हैं ये वाली, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो समझना है, बात को समझना है कि अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस है, अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस है तो उसको आप डिग्री सेल्सियस में मत सोल्व किया करो बेटा, उसको केल्विन के अंदर ले जाया करो। तो केल्विन में कन्वर्ट करके फिर आपका इजी फार्मूला बन जाएगा। जैसे प्रेशर के साथ या वॉल्यूम के साथ अगर आप चेंज करना चाहोगे तो बड़ा इजीली आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर? T2 274 होगा ऑन इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब बेटा पहले 25 था, 1 डिग्री इंक्रीज कर दिया तो 26 हो गया, तो 26 को 273 में ऐड करोगे ना। 26 डिग्री पहले वाला 25 डिग्री सेल्सियस आपने ऑन इंक्रीजिंग एक बढ़ा दिया आपने, तो इसका मतलब 25 तो T1 तो 25 आ रहा है, 25 प्लस 273। और T2 क्या करोगे? 25 में एक बढ़ाया है, 26 प्लस 273 करोगे ना, 299 आएगा, 299 रहेगा बेटा। क्लियर? तो आइडियल गैस इक्वेशन में इस टाइप का आपसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, और कई बार जो प्रॉब्लम आ जाते हैं वो आपके पहुंच जाते हैं डेंसिटी पर, डेंसिटी ऑफ गैस पर। सपोज आपको किसी गैस का डेंसिटी निकालना है, सब उसी फार्मूले से बेटा, जो फार्मूला नहीं मेरे यहां तो नहीं हो रहा बेटा गुंजन, मुझे यहां नहीं दिखाई दे रहा, जैसे मैं भी इसमें देखता जा रहा हूं स्क्रीन पे, तो हो सकता है कि आपका पर्सनल जो है वो नेट का इश्यू आ रहा हो, क्योंकि यहाँ बफरिंग नहीं हो रहा। मैं चेक करता जा रहा हूँ, एक दो स्टूडेंट ने लिखा है, लेकिन बाकी स्टूडेंट आपका सही आ रहा है क्या? बाकी स्टूडेंट रिप्लाई करो, आपकी बफरिंग आ रही है? नहीं हो रही है सर, है ना? निखिल कह रहा है नहीं हो रही है, मुझे मेरे में भी नहीं हो रही है, मैं भी सामने देख रहा हूँ, स्क्रीन चल रहा है मेरे सामने भी, चेक करता रहता हूँ मैं, तो उसमें भी नहीं दिखा रहा, तो कोई प्रॉब्लम और हो सकता है। हर किसी का अपना नेट का इश्यू हो सकता है ना, किसी एक आधे स्टूडेंट का कोई हो सकता है। तो देखो डेंसिटी ऑफ गैस निकालना है, सपोज डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस है तो इक्वेशन तो ये यूज करोगे, PV इज इक्वल टू nRT। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ये कैलकुलेटिव होगा बेटा, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन आएगी। PV इज इक्वल टू nRT है तो P इज इक्वल टू PV nRT, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मोलर मास गिवन वेट अपॉन मोलर मास इंटू RT। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये हमारे पास? W अपॉन V RT अपॉन M डैश, और वेट अपॉन वॉल्यूम यू नो डेंसिटी होता है, तो P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू DRT बाई M डैश। तो डेंसिटी जो है प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि R कांस्टेंट होगा,
एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टडी करोगे, मोलर मास भी कांस्टेंट होता है बेटा, तो P जो होता है वो D पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब P1/P2 का फार्मूला बना सकते हो आप, या D वाला फार्मूला बना सकते हो कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फार्मूला बन जाएगा P1/P2 D1/D2। अगर गैस सेम है तो R T ये सब कैंसिल हो जाएगा, P1/P2 D1/D2। फॉर सेम गैस, फॉर सेम गैस P1/P2 D1/D2 हम यूज कर सकते हैं। तो ये जितना भी आपने आइडियलिटी ऑफ गैस इक्वेशन वाला जो प्रॉब्लम देख रहे हो आप, तो इस केस के अंदर देखो ये कुछ अजम्पशन पर बेस्ड था। आइडियल गैस हम एक्चुअल में किसको बोलते थे, देखो हिंट, आइडियल गैस किसको बोला जाता था कि आइडियल गैस की कुछ अजम्पशन थी। इसमें एक ये थी कि देयर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, देयर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन गैसियस मोलिक्यूल। जो भी किसी गैस के मोलिक्यूल होते हैं, गैस के मोलिक्यूल में, मोलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी कोलिजन जो है वो, कोलिजन जो है इसकी वो इलास्टिक होती है, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता। और दूसरी बात हम क्या कहते हैं कि जो नो अट्रैक्शन और नो रिपल्सन बिटवीन गैसियस मोलिक्यूल है, कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्सन नहीं हो रहा है। दूसरा हम कहते हैं कि इसका ये खुद गैस के मोलिक्यूल होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब ये क्या है, ये पॉइंट कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो इस कंफ्यूजन को समझना है आपने। वो क्या कहना चाहता है कि गैस का जो खुद का पार्टिकल होता है, जो गैस का खुद का पार्टिकल है वो बहुत छोटा है, और ये पार्टिकल बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, इसलिए उनके बीच कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं है। इसलिए इनका खुद का जो अगर इतनी सपोज इतनी जगह पे ये गैस रखी हुई है, तो गैस का टोटल वॉल्यूम तो इतना दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम तो इतना है, इसका इतना वॉल्यूम, इसका इतना वॉल्यूम, इसका इतना वॉल्यूम, इसका इतना वॉल्यूम, बीच में बहुत सारी स्पेस खाली है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है आपका, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ जो गैस है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। बिल्कुल ऐसा बेटा, जैसे मान लो हम क्या सोचते हैं कि एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर एक फुटबॉल का वॉल्यूम और पूरे ग्राउंड के वॉल्यूम की बात करें, तो पूरे ग्राउंड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में फुटबॉल का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है, तो फुटबॉल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि आइडियल गैस में दो पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, देयर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल, फर्स्ट पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ, हाँ नहीं है बेटा दिशांक आज तबियत ठीक नहीं है, बट आपका क्लास नहीं हो पाया था काफी दिन, इसलिए मैंने रेडी हो गया, मैंने कहा ले लेते हैं। तो आइडियल गैस के दो पॉइंट आपने दिमाग में रखने हैं, आइडियल गैस के दो पॉइंट दिमाग में रखने हैं, देयर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल, और सेकंड आप ये देखोगे कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। कौन सी कंडीशन के अंदर है बेटा, ये आइडियल गैस की कंडीशन के अंदर। जब हम गैस की कंडीशन आइडियल लेते हैं तो उस चीज में आपको ये रखना होता है। और जो गैस है उस गैस का काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बिकॉज गैस का पार्टिकल रुकेगा तो नहीं ना, ये केटीजी में होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलती है। तो गैस का मॉलिक्यूल रुकेंगे तो नहीं, रैंडमली मूव करते रहेंगे इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये मोशन है, तो मूव करेगा तो बेटा तो स्पीड होगी, तो इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो काइनेटिक
एनर्जी ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसको कांस्टेंट करना है। और कितना लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं, अगर हमें पर मोल लिखना हो तो लिखते हैं 3/2 RT। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिखते हैं पर मोल 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT। और अगर काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल लिखना हो, अब ध्यान देना बेटा, एग्जाम में छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं। पर मोलिक्यूल लिखना हो तो एवोगैड्रो नंबर से भी डिवाइड करोगे तो 3/2 RT, जितने नंबर ऑफ आपके मोल है पर मोल Na। RNA एक नया कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लिखोगे 3/2 KT। इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल देते हैं ना, 3/2 KT। तो K क्या है? R/Na का रेशियो है। 3/2 RT/Na। तो दोनों में फर्क देख लेना बेटा, एक है काइनेटिक एनर्जी पर मोल और एक है काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT और काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल 3/2 KT। 3/2 KT। KT जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द K? तो K इज द रेशियो ऑफ R/Na, एवोगैड्रो नंबर एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इनका जो है वो रेशियो रहता है 3/2 जो है RT भी यूज कर सकते हो आप। और अगर टोटल निकालना हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, तो जो आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे 3/2 RT इंटू N कर देना, नंबर ऑफ मोल कर देना। काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। अगर टोटल निकालना हो हमें तो हम टोटल कर लेंगे। इधर वाला किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर थोड़ा लिख देता हूं उसको। ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल और काइनेटिक एनर्जी पर मोल, मेरे पीछे ऐसा कुछ आ गया इधर। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल, पर मोलिक्यूल लिखना है तो 3/2 R एवोगैड्रो नंबर इंटू T। R/Na को नया कांस्टेंट बोल देंगे 3/2 KT। 3/2 KT लिख देंगे। 3/2 KT, 3/2 KT या 3/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल पूछा जाएगा तो बेटा 3/2 RT, पर मोलिक्यूल पूछा जाएगा तो 3/2 KT, टोटल पूछा जाएगा तो 3/2 RT इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है बेटा? रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। कोई भी केटीजी के अकॉर्डिंग आइडियल गैस इक्वेशन तब एज्यूम करते हैं जब उसमें देयर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल, और दूसरा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है टोटल वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल लिया जाता है। गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं बेटा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट आती है जो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालनी है तो 3/2 RT, और पर मोलिक्यूल निकालनी है तो 3/2 KT, और टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो 3/2 RT वो पर मोल की है इनटू नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? क्लियर है बेटा? तो अभी यहां पर मैं पहले वाला जो आइडियल गैस इक्वेशन वाला पॉइंट रोकता हूं यहां पर। तो आप लोगों को कुछ रिडॉक्स का कह रहे थे, तो यहां आप अपना कुछ टाइम के लिए 2-4 मिनट जो है आपका वो आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। लिखते जाओ, मैं बताता जाऊंगा आपको। लेकिन ऐसा आप पूछ लेना कि जो मतलब यहाँ पे हो पाए। कोई न्यूमेरिकल या बड़ा लंबा कैलकुलेशन जो होगा वो थोड़ा उसको करना, डिनाई करना, क्योंकि वो मैं सिर्फ हिंट दे दूंगा आपको। वो फिर मैं जब डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम्स DPP तब बताऊंगा उसमें। किसी का प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकता है वो।
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें सेम स्पीसीज गेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। सेम स्पीसीज आपकी ऑक्सीडाइज भी हो रही है, रिड्यूस भी हो रही है। जैसे मान लेते हैं आयोडीन है, अगर आयोडीन कन्वर्ट होता है आई नेगेटिव में और IO3 नेगेटिव में, तो यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो यहाँ से यहाँ आपका 0 से -1 है, 0 से -1 है तो रिडक्शन हो रहा है। सेम स्पीसीज का देखो रिडक्शन भी हो रहा है, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, 0 से +5 जा रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अगर हम इसी रिएक्शन को उल्टा कर दें, इसी रिएक्शन को उल्टा लिख इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दिया जाए, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, उसको हम बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन। ये वाली रिएक्शन जो आपकी होती है वो कम प्रोपोर्शनेशन है बेटा। तो मतलब यही रिएक्शन में ऐसे लिख दूं I नेगेटिव, तो यहां पर क्या है, सेम स्पीसीज अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाएगी। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा, नहीं बेटा करेंगे, इसको कंप्लीट करना है। रेट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, कम प्रोपोर्शनेशन, I नेगेटिव, और कोई बात नहीं धीरे धीरे कर लेंगे लेकिन क्लास लगेगा आपका, है ना। I नेगेटिव IO3 नेगेटिव I2 में जाएगा, तो ऊपर वाले का बिल्कुल देखो उल्टा है, बिल्कुल आपका उल्टा जा रहा है। अगर ये उल्टा जा रहा है तो इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। और जब भी n फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते थे, n1 इंटू n2, n1 प्लस n2, n इज इक्वल टू n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। और पूछ लो बेटा, और किसी का प्रॉब्लम हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल क्लास करेंगे बेटा, दूसरा क्लास भी करेंगे, कोई बात नहीं स्लो चल लेंगे लेकिन करेंगे क्लास। और किसी का कोई डाउट? किसी का डाउट है बेटा तो पूछ लो। ठीक है, अभी अभी जो है ना कुछ रेस्ट लेते हैं, और कुछ चाय वगैरह ले लेता हूं मैं भी, फिर अपने 3 बजे दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके 3 o'clock, इसको मैं इसी मोड पे छोड़ देता हूं, 3 o'clock फिर अगेन स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा।
5 में 1 इंच कम है ना? हाँ, 1 इंच कम। ठीक है। इतना स्पेस बहुत है पार्ट के बनाने के लिए। एक मिनट, इसकी गहराई देखो ये कितनी है यहाँ तक। वहाँ तक यहाँ से लेकर वो बाहर टेबल जाने का कितना है? ये कॉफी टेबल तक यहाँ तक। 7 फुट 9 इंच है। 7 फुट 9 इंच है। 7 फुट 9 इंच है ना? 8 9, हाँ 7 फुट 9। 7 फुट 6 इंच मिल रहा है हमें। इसमें अगर मान लो 3 इंच कम हो जाए, जैसे सेटअप पूरा रखा है, 3 इंच कम होने में मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी है। 3 इंच यानी कि दीवार मान लो यहाँ आ जाए बस इतना। हम जितना ने जूता रखा है इतनी और खिंच जाए तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना? ठीक। हमारा तो खराब लाइट तो नहीं है? पता नहीं। लाइट